So let us start this chapter number 7, plant growth and mineral nutrition. Once again ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। और प्लांट की जो फिजियोलॉजी है, उसमें प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट का मेटाबॉलिज्म है, ये सब कुछ डिपेंड करता है प्लांट के न्यूट्रिशन पे। प्लांट को कैसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा मिलेगा। बट फोटोसिंथेसिस नाम की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे वाटर की ज़रूरत है। वाटर इज इसेंशियल कंपोनेंट फॉर द प्लांट, यस और नो। सो प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसेंशियल कंपोनेंट जो है वो है वाटर अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट कैसे करता है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कशन किया था। और ये जो चैप्टर है, अब प्लांट वाटर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कुछ मिनरल्स भी उसमें देखे, राइट। फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है, ये भी देखा। जाइलम का क्या रोल होता है, ये भी देखा। बट इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि ये सब कुछ मिलने के बाद प्लांट अपनी ग्रोथ कैसे करता है, प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है। गेटिंग मी? तो इस चैप्टर को आप स्टडी करते समय में लिंक्ड विथ 6 चैप्टर करेंगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब प्लांट की जो ग्रोथ है, इस प्लांट के ग्रोथ में दो बातें आती है। ये जो ग्रोथ नाम का फेनोमेनॉन है, ये दो प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है। एक तो क्वांटिटेटिव हो सकता है, दूसरा एक तो ये क्वांटिटेटिव हो सकता है या तो फिर ये क्वालिटेटिव हो सकता है, इजंट इट। क्वांटिटेटिव का मतलब मीनिंग होता है कि वो कितना बड़ा, उसके नंबर्स कितने बड़े। आई मीन टू से लीव्स कितने, 10 लीव थे तो वो 100 हो गए, 2000 हो गए, लाइक दैट, है ना। क्वांटिटी दिस गिव्स द आइडिया अबाउट द क्वांटिटेटिव स्टडी हो गया ये। रूट प्राइमरी रूट था, सेकेंडरी रूट्स हो गए, उसको लेटरल ब्रांचेस अराइज हुई तो टर्शरी रूट्स बन गए, लाइक दिस, है ना। ब्रांचेस 10-12 ब्रांचेस थी, अब 50 ब्रांचेस हो गई, लाइक दिस। सो दिस इज द क्वांटिटी। फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ फ्रूट्स आर द क्वांटिटी, यस और नो। So this is the quantitative. And what about the qualitative? Qualitative is what? कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो कितना ग्लूकोज बना रहा है, लाइक दैट। और वो कितना क्वालिटी का न्यूट्रिशन उसमें जमा हो रहा है, कितना स्टार्च उसमें स्टोर्ड हो पा रहा है, लाइक दिस, है ना। वो क्या क्या बना पा रहा है, क्या मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, लाइक दिस, है ना। सिंथेसिस कर पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड हम लोग नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं सिंथेसिस। तो यहाँ पे देखिए, क्वालिटेटिव की बात अगर हम लोग करें तो क्वांटिटेटिव की बात अगर हम लोग करें तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट स्पीक्स फॉर एन इंक्रीज इन द लेंथ, ब्रेथ। तो ये आपको एक सेंटेंस में ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव ये लेंथ, ब्रेथ, साइज, वॉल्यूम, मास, ड्राई वेट, नंबर ऑफ सेल्स, इसके बारे में जानकारी हमें देता है, ठीक है। और अगर हम क्वांटिटेटिव चेंजेस को ग्रोथ के रूप में देखें तो फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म, इसका जो है वो ग्रोथ है। ग्रोथ इज अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। उस प्लांट में जो भी कुछ हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, उसका अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट क्या है, उस प्लांट की ग्रोथ। देन व्हाट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट? सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आपको change in the nature of the growth where development is an ordered change or the progress while differentiation leads to the higher and more complex state. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बट ये डिटेल में था कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है कि उसका
रूप चेंज हो गया, उसका फॉर्म चेंज हो गया, दैट इज फ्लावर गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स लाइक दिस, सीड एंड फ्रूट्स, है ना, उसका रूप चेंज हो गया। तो यहाँ पे बर्ड गेट कन्वर्टेड इनटू ब्रांच और लीफ भी बनता है, नोड पे लीफ अराइज होता है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्या है, डिफ्रेंशिएशन या डेवलपमेंट वाला पार्ट होता है। इन मल्टी सेलुलर प्लांट द ग्रोथ इज डिटर्मिनेट एंड ऑकर्स थ्रू आउट द लाइफ इनडेफिनेटली। मल्टी सेलुलर या वास्कुलर प्लांट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ जो है वो कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है और थ्रू आउट द लाइफ होते रहती है, ठीक है। अब एक्चुअली ग्रोथ जो है वो कुछ रीजन के लिए, स्पेसिफिक रीजन के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट की ग्रोथ स्पेशली कहाँ पे हमें एक्चुअली प्रैक्टिकली दिखाई देती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, which are the region where new cells are constantly and continuously produced. Everyone knows about the meristematic tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज डिवाइडिंग टिश्यू, है ना। और मेरिस्टेम 3 टाइप के होंगे, इसलिए अब हम लोगों का फर्दर डिस्कशन चलेगा कि मेरिस्टेमेटिक रीजन या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये 3 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर location, on the basis of their location. First one is apical meristem, second intercalary, and then lateral meristem. We already discussed about all these 3 regions, apical, intercalary and lateral. उसके बाद में phases of growth का पॉइंट आप लोगों को करना है। phases of growth पे एक स्पेशल प्रश्न आएगा। फेजेस ऑफ ग्रोथ कैसी होती है, देखिए इसमें हमारे पास लगभग 3 फेजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। द फर्स्ट फेज इज फेज ऑफ द सेल डिवीजन। ग्रोथ किस प्रकार से होती है, उसकी कैसी फेजेस है। पहली फेज है, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल डिवाइड होगी, राइट। सो सेल डिवीजन विल बी द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज विल बी, और ये जो फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज जो है इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ जो रहेगा वो आपको समझना है कि स्लो रहेगा, इसलिए इसको लैग फेज बोलना है। ये इसमें से हाईलाइटिंग पॉइंट है, ठीक है, कि जो डिवीजन, सेल डिवीजन का फेज है, दैट इज क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑकर्स एट अ स्लोअर rate, and it is this phase is called as lag phase. Then second phase is phase of enlargement or elongation. Due to this number of cells are produced in first phase, ultimately the length will be increased and the enlargement or elongation will occur. Yes or no? सो ये जो प्रक्रिया है, ये जो फेज़ है, इसमें ग्रोथ का रेट जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ एक्सेलरेटेड पेस एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, ओके। और तीसरी जो फेज रहेगी वो रहेगी मैचुरेशन या डिफ्रेंशिएशन। देखिए सेल्स तो बन गई, इलॉन्गेशन भी हो गया, एनलार्जमेंट भी हो गया, रीजन बढ़ा, बट जो सेल्स तैयार हुई थी, इन सेल्स को फंक्शन में जाना ज़रूरी है। मतलब those cells which are produced by a particular meristem now will take particular specific function. Some cells will become branch, some cells will become cortex, some cells will become xylem, part of xylem, some cells will become part of phloem, like this. Some cells will become modified epidermis, like that, है ना। तो अलग अलग प्रकार से सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे, एंड दैट program is known as maturation or differentiation, isn't it? That phase is known as maturation or differentiation. So ये जो phase होती है, ये फिर से phase में जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन होती है, एंड एक प्रकार से ये स्टेशनरी स्टेज पर आ जाती है। मतलब एक
कांस्टेंट जो ग्रोथ होती है, एवरी मंथ इतना ग्रो हो रहा है लाइक दैट, है ना, तो ये कांस्टेंट होगा और इट इज़ कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज। यहाँ पे आपको देखिए जिस प्रकार से आपने रूट का स्ट्रक्चर देखा था उसमें आपने 4 रीजन देखे थे, वैसे ही ग्रोथ के कंसर्न में भी आपको यहाँ पे डायग्राम नंबर ए एंड डायग्राम नंबर बी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक सिचुएशन थी, उसके बाद में उसमें ग्रोथ हुई, और ग्रोथ हुई तो उसमें आपको दिखा जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन, दैट इज मैच्योर्ड सेल का जोन। ठीक है, तो बस अगर आपको पूछा गया कि अलग अलग फेजेस को नोट करिए, डिस्क्राइब करिए 3 मास के लिए, तो ये डायग्राम आपने साइड वाइज दे देना है। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सीड निकालना है, उसके नीचे रेडिकल की ग्रोथ रूट में दिखा देनी है, ऊपर में आपको प्ल्यूम्यूल, और प्ल्यूम्यूल को सिर्फ ऐसा ऊपर दिखा दो, हो गया। और जो नीचे आपने वहाँ पे ग्रोथ दिखाई है उसमें से 4 रीजन्स आपको दिखाना है। सबसे फर्स्ट रीजन, नीचे वाला रीजन कौन सा रहेगा? सेल के मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज सेल के फॉर्मेशन का। उसके बाद में सेल का इलोंगेशन, मतलब इलोंगेशन वाला जोन जिसमें सेल जमा हुई तो लेंथ बढ़ी, इलोंगेशन हुआ, एंड फिर डिफरेंशिएशन वाला जोन, एंड देन मैच्योरेशन जोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंडीशन फॉर द ग्रोथ। क्या रहेगा? कंडीशन फॉर द ग्रोथ। तो ये जो कंडीशन फॉर द ग्रोथ है, इसमें आप समझेंगे कि ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन इम्पॉर्टेंट होती है। ग्रोथ के लिए देखिए अलग अलग फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमारे सिलेबस वाइज हम लोगों को अगर देखना है तो कंडीशन ऑफ द ग्रोथ डिस्क्राइब करो वगैरह वगैरह ऐसा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशो, ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइट एंड ग्रोथ हार्मोन्स, ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे प्लांट के ग्रोथ के लिए। 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए सिंपल प्रश्न आपको ऐसा पूछा जा सकता है, एनलिस्ट द फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, यस और नो। 1 बाय 1 फिर एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो प्रश्न बड़े मार्क्स के लिए आएगा, क्वेश्चन बड़े मार्क्स के लिए आएगा, क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो या तो फिर आपको 2 मार्क्स के लिए ऐसा प्रश्न आ सकता है कि डिस्कस वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड टेम्परेचर, या कुछ भी इसमें से 2 या 3 फैक्टर्स को लेकर प्रश्न आ सकता है। तो आपको क्या करना है, फैक्टर्स इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ये करके रखना है। 1 बाय 1 करेंगे। वाटर, देखिए वाटर आसानी से सब लोग लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। सेल में 90% से ज़्यादा वाटर है, तो हर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एज ए मीडियम वाटर एक्ट करता है वगैरह वगैरह। ठीक है, इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, इट हैज द एक्वियस मीडियम फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन, माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स, these are the nutrients required for the proper growth of the plant। अब nutrients का पार्ट चालू हो गया। उसके बाद में टेम्परेचर की बात अगर करें तो 25 to 35 डिग्री सेल्सियस इज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी और प्लांट ग्रोथ। ऑक्सीजन अगेन वेरी इसेंशियल फैक्टर because respiration is one of the essential and vital process of every living organism to produce the ATP molecules. That's why respiration is always aerobic, preferably aerobic, right? कि वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, एंड इट विल प्रोड्यूस अराउंड 38 ATPs from single glucose molecule, yes or no? So every living organism tries to perform aerobic respiration ही करेगा। एंड मजबूरी अगर उसकी है, कोई स्ट्रेस कंडीशन है, कॉन्ट्रावर्सल कंडीशन है, तो ऐसे केस में ही वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन का
परफॉर्मेंस देगा या प्रोड्यूस करेगा अनएरोबिकली प्रोड्यूस्ड एटीपी। ठीक है। क्या आपको पता है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक एटीपी से एक ग्लूकोज से कितने एटीपी तैयार होते हैं? ओनली 2। कितने? ओनली 2। अनएरोबिक रेस्पिरेशन से सिर्फ कितने एटीपी? 2 एटीपी तैयार होंगे। क्लियर है सब? ठीक है। उसके बाद में लाइट नाम का फैक्टर है कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। किस लिए? जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ। इट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ एंड ऑफ द शूट एंड रूट। यू मस्ट नो कि शूट की अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक एंड निगेटिवली जियोट्रॉफिक। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध दिशा में ग्रो होता है। एंड द रूट्स आर द पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। इनकी डेफिनेशन रहती है ऐसी कि शूट को डिफाइन करो, शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक एंड निगेटिवली जियोट्रॉपिक, ऐसा बोला जाता है। ये एंट्रेंस में भी कभी कभी पूछा जाता है। और रूट्स के डेफिनेशन में बोला जाता है कि इट इज़ नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन ग्रीन, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली मतलब मीनिंग होता है के दिशा में ग्रो होने वाला। पॉजिटिवली मतलब के दिशा में ग्रो होने वाला। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब ज़मीन सॉइल के दिशा में ग्रो होने वाला। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ। अब देखते हैं ग्रोथ रेट क्या है और ग्रोथ के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम लोग बात करें कि ग्रोथ कैसी हो रही है तो कितना इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम। ग्रोथ का रेट अगर हम लोग समझे तो ग्रोथ इज इंक्रीज। ग्रोथ रेट को अगर हम लोग समझे तो ये क्या है? ये इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। दिस इज नथिंग बट अ ग्रोथ रेट। इसको इफिशियंसी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको ग्रोथ रेट इज नथिंग बट अ इफिशियंसी इंडेक्स। इंडेक्स इज व्हाट? इंडेक्स विच गिव्स समथिंग। दिस इज द इंडेक्स फिंगर। दिस इज इंडेक्स फिंगर। यस और नो? ये दिखाता है। इंडेक्स मतलब दिखाने वाला। गेटिंग मी? तो ये क्या है? इफिशियंसी, प्लांट की इफिशियंसी। अब इफिशियंसी मतलब क्षमता। तो क्या ग्रोथ इज अल्टीमेट थिंग कि वो प्लांट कितना ग्रो हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, हाइट कितनी बढ़ रही है, कितने फ्लावर आ रहे हैं। दिस इज द इंडेक्स। सो इफिशियंसी इंडेक्स इज नथिंग बट अ क्या है? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को इफिशियंसी इंडेक्स बोलेंगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर प्लांट की साइज इंक्रीज हो रही है एंड एरिया ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन लाइक लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स, देन ये इसके रूप में हम प्लांट की ग्रोथ के रेट को मेजर कर सकते हैं। हाउ विल यू मेजर द प्लांट ग्रोथ रेट? How will you measure the plant growth rate? We can consider the increase in size and area of different plant organ like leaf, flower and fruits. समझ में आ रहा है? दूसरी बात, एक डेफिनेशन आपको आएगी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, AGR। क्या आएगा? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ चेंज इन सेल नंबर ओवर द टाइम इंटरवल dt. So it's dN by dt. Simply dN by dt is क्या? एवरेज ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। देखो ये सब पक्का करके जाना है। ग्रोथ रेट की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का डेफिनेशन, उसका प्रेजेंटेशन। व्हाट इज dN is what? dN is change in cell number. पहले 10 थी, अब 100 हो गई। The change is what? 90. Change is what? 90. So here 10 थी 100 हो गई
है ना. सो द चेंज इज 90 सेल्स से बढ़ा, 90 सेल्स से ग्रोथ हुई. गेटिंग मी. कितने समय में. dt इज द टाइम. 5 days, 1 day, 1 month, 1 year, whatever, है ना, कुछ भी हो सकता है. सो एब्सोल्यूट ग्रोथ का डेफिनेशन करके जाना है. अल्टरनेटिवली इट इज द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. चलिए दूसरा सेगमेंट इसमें का यहाँ पे ये फार्मूला के रूप में भी आपको दिखाया गया है ऑलरेडी, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. अब अगर हम लोग इस एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को देखिए, रिलेटिव ग्रोथ रेशो के बारे में बात करते हैं. रिलेटिव ग्रोथ रेशो. सो व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ रेशो. सो रिलेटिव ग्रोथ रेशो इज नथिंग बट कि अगर आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को टोटल नंबर ऑफ सेल, उस मीडियम में जितनी सेल प्रेजेंट है उससे अगर डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा रिलेटिव ग्रोथ रेशो. सो रिलेटिव ग्रोथ रेशो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन दैट मीडियम. समझ में आ रहा है. तो आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है. ये जो है रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है, रेशो जो है, ये ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम पर यूनिट टाइम को क्या करता है, रेफर करता है. एंड इट इज़ द रेशो ऑफ ग्रोथ इन द गिवन टाइम पर इनिशियल ग्रोथ. एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड relative growth ratio are useful in describing the dynamics of the cell growth in culture. ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है हमारा. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ. टाइप्स ऑफ ग्रोथ, कितने प्रकार की ग्रोथ हो सकती है, इसको भी आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट समझ के डिस्कस करना होगा, स्टडी करना होगा. बिकॉज टाइप ऑफ ग्रोथ या तो आएगा तो पूरा प्रश्न आएगा, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ, बड़ा प्रश्न आएगा. 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है. 1.5 मार्क्स के लिए 2 टाइप के ग्रोथ रहती है. एक रहेगी अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा रहेगा जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है. अब देखो अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है, ये टाइप्स ऑफ ग्रोथ में हम लोग देख रहे हैं. अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है. रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है. देखिए रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट, हर दिन उतना ही बढ़ रहा है, लाइक दैट. हर दिन 2 सेंटीमीटर से ही बढ़ रहा है, हर दिन 2 सेंटीमीटर की ही ग्रोथ हो रही है. गेटिंग मी. एवरी डे प्लांट ग्रोइंग बाय 2 सेंटीमीटर, दिस इज द कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ. यस और नो. सो ये एक प्रकार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ग्रो होता है, जैसे कि 2 का टेबल है ना. नेक्स्ट स्टेप में 2 ऐड होते जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में 2 ऐड होते जा रहे हैं, दैट इज 2, 4, 6, 8 लाइक दिस, है ना. सो ये जो ग्रोथ होती है, रेट जो होता है ग्रोथ का, ये कांस्टेंट होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब इस केस में होगा क्या, माइटोसिस जब होगी तो माइटोसिस होगी तो डॉटर सेल्स तैयार होंगे, डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड इसमें एक सेल से जब 2 सेल तैयार होती है तो दोनों में से एक सेल परमानेंट बन जाती है और एक सेल वंस अगेन एक्ट एज अ मेरिस्टेमेटिक सेल. गेटिंग मी. तो इसी कारण हर बार एक ही सेल रहती है डिवाइड होने के लिए. समझ में आया. इसलिए ये हो गई अरिथमेटिक ग्रोथ. लीनियर कर्व आ गया इसमें. इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्रोथ रेट प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम, जब आप ग्रोथ के रेट को टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो आपको इसका जो कर्व मिलेगा वो कौन सा कर्व मिलेगा, लीनियर कर्व. सो डिफरेंस टाइप में आप इसको स्टडी करके रखेंगे, ठीक है. अरिथमेटिक ग्रोथ जो है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका अगर देना है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, दैट इज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. सो आपको ये सब पता है. लेंथ एट द टाइम T is given by the length at the time 0, मतलब initial rate, initial length plus time t and the rate is the growth rate, R is growth rate. तो ये एक प्रश्न आपको आ सकता है, या तो आपको ये इक्वेशन दिया जाएगा या तो एक मास के लिए पूछा जाएगा
गिव द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। क्लियर? तो अरिथमेटिक ग्रोथ का मैथमेटिकल इक्वेशन आपको पूछा जाएगा, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। ओके, जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है? अब जियोमेट्रिक ग्रोथ इसके थोड़ा अपोजिट होती है। देखिए, एक सेल डिवाइड हुई, तो सेल डिवाइड होने के बाद दो सेल तैयार होगी, और दोनों की दोनों सेल क्या होगी? एक्ट एज डिवाइडिंग सेल्स, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल। सो दो हो जाएगी, दो फिर चार बने, सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। कौन सी ग्रोथ होगी? एक्सपोनेंशियल। सो बोथ द डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड रीडिवाइड रिपीटेडली, एंड इस प्रकार के ग्रोथ को बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। इस प्रकार के ग्रोथ को क्या बोलते हैं? देखिए, यहाँ पे ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो होता है जब हम स्टार्टिंग में इसको देखते हैं। स्टार्टिंग में ग्रोथ रेट कैसा होता है? स्लो होता है, बट initially the growth rate is slow, but later there is a rapid growth at a exponential rate. ये बहुत ही speedily बढ़ते जाता है, because first time it is 1, then it is 2, then it is 4, then it is 8, then it is 16, and then it is 32, then 64, like this, है ना? तो ये exponentially बढ़ते जाता है। Geometric growth can be expressed mathematically by this equation, that is W1 is equal to W0 e raised to power RT। दोनों को अच्छे से करके जाओ, डिफरेंस बिटवीन करके जाओ, ठीक है। और दूसरा एक है, ये जो डायग्राम आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक की, मे बी पॉसिबल प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है आपको। छोटे प्रश्न में आपको डायग्राम दे दी जाए और बोला जाए कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज दिस। समझ में आ रहा है? आपको पूछा जाएगा कि ये अरिथमेटिक है या जियोमेट्रिक है। तो अरिथमेटिक में एक क्या होता है? एक से दो बनता है, एक परमानेंट हो जाता है, एक डिवाइड होता है, फिर से एक परमानेंट हो जाता है, एक डिवाइड हो जाता है। सो द फर्स्ट डायग्राम इज अरिथमेटिक एंड द सेकंड डायग्राम इज जियोमेट्रिक। क्लियर है सभी को? ओके, देन उसके बाद में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में हमने देखा, रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में हम लोगों को देखना है। यहाँ पे एक कंसेप्ट हमारे पास है और वो है we can also observe the quantitative comparison between the growth of the living systems in two ways। अगर हम लोग क्वांटिटेटिव कंपैरिजन की बात करें तो दो पॉइंट फिर से एक बार हमारे सामने है। एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है? टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। क्या है? टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। और दूसरा जो है रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखिए, वो जब क्या था? रिलेटिव ग्रोथ रेशो था, ठीक है। अब क्या है? रिलेटिव ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड अब है रिलेटिव ग्रोथ रेट। थोड़ा कंपैरिजन करना। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्टली जितना हुआ उतना, एब्सोल्यूट जितना हुआ उतना। बट रिलेटिव का मतलब होता है कि उसका कितना हुआ, मतलब पहले कितना था, उसके रिलेशन में कितना हुआ, उसके कंपैरिजन में कितना हुआ। ये मैं 2 बार आपको समझा चुका हूँ। देखिए, लीफ का एरिया जो था वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। लीफ का एरिया कितना था? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ओके। अब उसकी ग्रोथ कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई। कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ए लीफ आप देखेंगे, ए लीफ में आपको दिखाई दे रहा है कि ए लीफ का एरिया grown by 5 centimeter square, okay, and a leaf of 5 centimeter square in size grown 5 centimeter square per day, then relative growth rate would be 100%। अब कैसा? देखिए, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका अगर हम बात करें, देखिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का लीफ था और एक दिन में वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो हो रहा है। कितना हो रहा है?
5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो हो रहा है, तो 5 का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का उतना ही अमाउंट मतलब 100% हुआ ना, यस और नो? ठीक है, सो हियर इट विल ग्रो 100%. रिलेटिव ग्रोथ कितना है? 100%. बट एग्जैक्टली ग्रोथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द एब्सोल्यूट ग्रोथ इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट द रिलेटिव ग्रोथ इज 100%. रिलेटिव ग्रोथ इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज. ओके देन, ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का लीफ था, वो कितना ग्रो हुआ? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो हुआ. 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो हुआ. 50 पे 5, यस और नो? उसके पास ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था, उसमें वो 5 से बढ़ा, यस और नो? तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? ओनली नहीं, परसेंटेज वाइज नहीं दिखाना है इसमें. एब्सोल्यूट बोलते हैं कितनी ग्रोथ हुई? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई. बट रिलेटिव ग्रोथ कितनी थी? 10% ग्रोथ हुई, क्योंकि 50 का 5 ग्रो हुआ, 50 पे 5 ग्रो हुआ, दैट इज 5 इज अ 10% ऑफ द 50. यस और नो? लाइक दिस. तो ये आपको समझना है. उसके बाद में ग्रोथ कर्व नाम का एक कंसेप्ट था. ये ग्रोथ कर्व अभी जो हमने ग्रोथ के फेजेस देखी, टाइप देखे, उसी से रिलेटेड है. देखिए, पहला लैग फेज ऑलरेडी हम लोगों ने दिखाया था यहाँ पे कि जो लीनियर ग्रोथ के कर्व कितने प्रकार के होते हैं? लीनियर, एक्सपोनेंशियल एंड सिग्मॉइड. ठीक है. अब अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व जो है वो लीनियर होता है, हम लोगों का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है. ठीक है, लीनियर होता है. ठीक है. उसके बाद में जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है. एक्सपोनेंशियल इज नथिंग बट अ सिग्मॉइड. वो यस शेप होता है, स्टार्टिंग में स्लो, फिर बहुत ही फास्ट, एंड फिर इट विल मेंटेन द स्टेडी फेज. ठीक है. सो इस प्रकार से ये लैग, लॉग एंड स्टेशनरी, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी, इस प्रकार से 3 पैटर्न दिखाएगा. इस केस में भी आपको ग्राफ को पढ़ के रखना है, मेंटेन करके रखना है. ठीक है. एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, जो, और दूसरा है सिग्मॉइड ग्रोथ का. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही आगे किसी प्लांट में क्या होगी? सिग्मॉइड ग्रोथ होगी. द टोटल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फेजेस टू ऑकर इज कॉल्ड एज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ. ये 1 मास का प्रश्न है. What is grand period of growth? What is grand period of growth? देखिए, किसी भी प्लांट के सभी फेजेस को होने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है उसको बोलेंगे ग्रैंड. नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. इन शॉर्ट इसको कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है माइटोसिस हुआ, सेल बनी. ठीक है, सेल बन गई. अब ये सेल परमानेंट होगी तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन होगा. ठीक है. द सेल्स इफ टुक ए स्पेसिफिक फंक्शन और दे बिकम क्या? परमानेंट. If the cell become permanent, then the process is called as differentiation. Differentiation, where the cell lose their ability to divide. Yes or no? Cell divide नहीं होती. सेल डिवाइड होने का एबिलिटी जो है वो लूज कर जाती है, वो डिवाइड नहीं हो सकती. क्लियर? That is differentiation. What is de-differentiation? De-differentiation sometime कभी उसके जीवन में ऐसा समय आता है कि परमानेंट सेल अंडरगो डी-डिफरेंशिएशन. ये परमानेंट जो सेल है ये फिर से परमानेंट सेल जो है ये फिर से अंडरगो डी-डिफरेंशिएशन एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक. वो डी-डिफरेंशिएट हो जाती है. डिफरेंशिएट होना मतलब परमानेंट होना, and the reversal of the permanent, that is permanent to meristematic.
आप शॉर्टकट में लिख के भी रखेंगे कि डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक टू परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक टू परमानेंट, एंड डी डिफरेंशिएशन मीन्स परमानेंट टू मेरिस्टेमेटिक। ऑल टाइम होते रहता है क्या ये? नहीं, व्हेन देयर इज अ नीड, जब ज़रूरत होती है तभी ये होता है। समझ में आया? एग्जाम्पल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में आपको बोलना पड़ेगा और कॉर्क कैम्बियम के बारे में आपको बोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन किस में होता है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आता है। कैम्बियम कौन सा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होना बाकी होती है। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ होना बाकी होती है। अब रीडिफरेंशिएशन, वंस अगेन डी डिफरेंशिएटेड सेल, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है, जो अब मेरिस्टेमेटिक रिटर्न बन चुकी थी, वो वापस उसका काम होने के बाद फिर से क्या बनेगी? शोधा ना तिकडे चावी, वेयर इज द की? Redifferentiation. What is redifferentiation? So the cell which are de-differentiated, ऐसी सेल जो डी डिफरेंशिएट हुई, मतलब परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बनी, सॉरी परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बनी, उसका काम होने के बाद, उसका फंक्शन परफॉर्म हो जाने के बाद फिर से वंस अगेन इट विल रिकन्वर्टेड इनटू परमानेंट, नो परमानेंट सेल। क्लियर? ये 3 फेजेज है, ये 3 प्रोसेस है। नंबर 1 डिफरेंशिएशन, द मेरिस्टेमेटिक सेल बिकम परमानेंट। डी डिफरेंशिएशन, द परमानेंट सेल विल बिकम मेरिस्टेमेटिक, रिगेन इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, एंड जब इसका काम हो जाएगा तो यही सेल अगेन विल बिकम परमानेंट, दैट इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। कोई मेरिस्टेमेटिक सेल, नॉर्मल वाली मेरिस्टेमेटिक सेल अगर परमानेंट बनती है तो उसे रीडिफरेंशिएशन बोलना है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? रीडिफरेंशिएशन कब बोलना है? डी डिफरेंशिएट जो सेल होगी वो फिर से जाएगी वापस, दैट इज रीडिफरेंशिएशन। क्लियर है कंसेप्ट? शॉर्ट में 3 शब्दों को प्रॉपरली समराइज करके लिखेंगे, इसके ऊपर में आपको अच्छे से लिखते आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ये चार्ट करके रखेंगे ना तो डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा। ये फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ सीड जर्मिनेशन टू द डेथ ऑफ द प्लांट इज नथिंग बट डेवलपमेंट। उसका पूरा जीवन का ये ट्रैवल है, ये पूरे उसके जीवन का एक ट्रैवलिंग है, जहाँ से सीड जर्मिनेशन होता है, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, फिर सेल डिवीजन होगा, फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, फिर सेल इलोंगेशन होगा, फिर सेल का मैचुरेशन होगा, फिर मैच्योर सेल का रीजन तैयार होगा, फिर सीनेसेंस होगा। जब उसका वर्क फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो लीव्स जो है येलो होके, फ्रूट जो है येलो होकर नीचे गिर जाएंगे, दैट इज सीनेसेंस हो जाएगा, एंड फाइनली द प्लांट विल परफॉर्म द डेथ। यस और नो? ठीक। उसके बाद में प्लास्टिसिटी, क्या कंसेप्ट है? प्लास्टिसिटी। एंड प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी इट इज़ नथिंग बट अ कैपेसिटी बीइंग मोल्डेड फॉर्म इनटू और मोल्डेड, मतलब अपने जीवन को हर रूप में ढालने की एक क्षमता है। प्लांट स्टार्टिंग में सीड होता है, फिर जर्मिनेट होता है, फिर लीव्स तैयार होते हैं, फिर उसका प्लांटलेट बनेगा, तो फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर हाइट का जुवेनाइल स्टेज में आएगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। यस और नो? तो ये जो है ये उसका प्लास्टिसिटी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है आपका ग्रोथ हार्मोन। देन ग्रोथ हार्मोन में आपको 5 ग्रोथ हार्मोन अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आपको इसमें एक टेबल के प्रकार से इसको स्टडी करना है। विच आर द ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन की पहले डिस्कवरी वगैरह कर लेना है। 5 हार्मोन्स में पहला नंबर ऑक्सिन, दूसरा इधर साइटोकाइनिन ले लो या जिबरलिन ले लो, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो। 3 लेना है, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। ये 3 जो है ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। समझ में आ रहा है? और दूसरे 2 जो है दैट इज 4th and 5th, दैट इज इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। दीज आर द ग्रोथ इनहिबिटर,
दीज आर द ग्रोथ इनहिबिटर, क्लियर टू यू। ग्रोथ को होने नहीं देंगे, ग्रोथ को रोकेंगे, स्टिल इट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ को और नहीं बढ़ाएंगे, ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। गेटिंग मी? तो हर हार्मोन का नाम, उसके शॉर्ट फॉर्म, उसके नेचुरल एंड उसके आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक टाइप्स के नाम देखिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कवरी किसने की? एप्लीकेशन, फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन, समझ में आ रहा है? फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन, बस हो गया। इस प्रकार से हर हार्मोन को आपने करके रखना है। समझ में आ गया कि आपको ये हर हार्मोन के बारे में ऐसा ही करना है, इसमें कुछ भी समझा के देने लायक नहीं है। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बताए थे कि पहले 3 हार्मोन में कुछ पॉइंट कॉमन है, जैसे कि डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, डॉर्मेंसी को क्या करना? ब्रेक करना, यस और नो। और उधर वाला डॉर्मेंसी इंड्यूस करते हैं, यस और नो। पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करना, ये पहले वाले के काम है, यस और नो। तो इस प्रकार से सभी हार्मोन्स आपको करके रखना है। ये हार्मोन्स का पार्ट था। एंड देन एक कंसेप्ट और है जिसमें फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन का कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन का कंसेप्ट है। तो फोटोपीरियोडिज्म में आपको समझ में आना चाहिए कि फोटोपीरियोडिज्म इज व्हाट, कि लाइट का इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, लाइट का इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, कितनी देर उस प्लांट को लाइट मिलता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द फोटो पीरियड द फ्लावरिंग, द नेचर ऑफ फ्लावरिंग डिसाइडेड, यस और नो। उसका नेचर ऑफ फ्लावरिंग डिसाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन द फोटो पीरियड। ओके, तो आपको करना क्या है? डेफिनेशन करना है, फोटोपीरियोडिज्म की डेफिनेशन करना है, वर्नलाइजेशन की डेफिनेशन करना है, क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द वेजिटेटिव ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, इवन जर्मिनेशन ऑफ द सीड। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फोटोपीरियोडिज्म की डिस्कवरी गार्नर और एलार्ड नाम के साइंटिस्ट ने की थी, ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। उसके बाद में फोटोपीरियोडिज्म के कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन की बात अगर हम लोग करें तो शॉर्ट डे प्लांट, फोटो पीरियड के बेसिस पर प्लांट्स डिवाइड होंगे। शॉर्ट डे प्लांट, उसके बाद में लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब ही क्या होता है? मतलब डे छोटा होगा, सनलाइट कम टाइम के लिए उसको मिलेगा, है ना। तो नाइट लंबी होगी, लेंदी होगी, है ना, लॉन्ग होगी, यस और नो। ऐसे प्लांट्स में, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कब आते हैं? लेट समर और विंटर में आते हैं, यस और नो। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। लॉन्ग डे प्लांट्स का और शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट का डिफरेंस करके रखो ना, सीधा सीधा, है ना। तो शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट करके रखिए। डे न्यूट्रल प्लांट का तो कोई विषय ही नहीं है ना। दोनों सिचुएशन में ऑल टाइम फ्लावरिंग की पोजीशन इनमें रहती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता दिन छोटा है या बड़ा है। गेटिंग मी? मैंने आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, उसमें ये इम्पोर्टेंट था कि लाइट इज रियली नॉट इम्पॉर्टेंट, नाइट इज इम्पॉर्टेंट, डार्क पीरियड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग अल्टीमेटली। क्लियर? यस। और अगर इसको इंटरप्ट कर दिया जाए फ्लैश ऑफ लाइट से, तो उसके फ्लावरिंग में हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस ला सकते हैं फ्लावरिंग पैटर्न में। जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट में रात लंबी होती है, जो नाइट जो है वो लेंदी लॉन्ग होती है। अगर फ्लैश ऑफ लाइट दे दिया जाए तो विंटर में फ्लावरिंग नहीं आएंगे। समझ में आ गया? लाइक दिस। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपको सॉर्ट आउट करके रखना है इसके। देन फोटोक्रोम शब्द को अच्छे से करके रखो। दिस इज द पिगमेंट विच इज नथिंग बट अ प्रोटीन एक्चुअली विच रिसीव्स द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। फोटोक्रोम्स क्या है? दीज आर द प्रोटीनियस पिगमेंट इन प्लांट विच receives or absorb the specific pigment wavelength of the light, जिसमें रेड लाइट का कन्वर्शन फार रेड में और फार रेड का कन्वर्शन
रेड लाइट में होता है, वो भी आप थोड़ा सा करके रखेंगे। वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो भी आप समझ चुके हो। वर्नलाइजेशन इज नथिंग बट टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देना। वर्नलाइजेशन मतलब टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देना। नॉर्मली हम अगर कूलिंग टेम्परेचर देते हैं, उसको कूल करते हैं, है ना, उसको लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं सीड को, तो उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक होकर वो फ्लावरिंग जल्दी दे सकता है वगैरह वगैरह। ये वर्नलाइजेशन के है। उसके बाद में मिनरल न्यूट्रिशन, एडवांटेजेस ऑफ वर्नलाइजेशन, उसका प्रोसेस एंड उसके एडवांटेजेस आप करके रखेंगे। इसके बाद में मिनरल न्यूट्रिशन जो है, सोर्स ऑफ मिनरल, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, इसको आप करके रखिए। और चार्ट में जो जो मिनरल दिए हैं वो चार्ट में से निकाल कर उसको स्टडी करिए। मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, पैसिव और एक्टिव प्रकार से होता है, इसको आप 2-2 मास के लिए करके रखेंगे। और नाइट्रोजन साइकिल मैंने आपको समझाई थी कि किस प्रकार से करना है। नाइट्रोजन साइकिल, ये साइकिल एग्जैक्टली आपको स्टडी करना है। आप देख लीजिए कि नाइट्रोजन कहाँ से कैसे कैसे प्लांट को मिलता है, फिर वो पूरे सिस्टम में कैसे रन होता है, दैट इज़ उसका साइकिल कैसे चलता है, वो कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा। एटमॉस्फेयर में का नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट को मिलता है क्या? नहीं, वो पहले ज़मीन में आता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है, दैट इज़ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में आता है ना। तो उसका फिक्सेशन करने के लिए कुछ माइक्रोब्स भी है ना, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सिंग। वो सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग टाइप के माइक्रोब्स के द्वारा हो सकता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फ्री लिविंग। तो इस प्रकार से ये सारा जो कंसेप्ट है अब थोड़ा सा आप करके रखेंगे और इस चैप्टर को करेंगे, है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड आर्टिफिशियल भी है एक। अमाइनो एसिड सिंथेसिस का एक पोर्शन उसमें है, वो थोड़ा सा देख लेना, है ना। तो ये इतना पार्ट आप करके रखना है। और यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग इस प्रकार से क्या करे हैं, कवर कर चुके हैं, ठीक है।